अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। जी, हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की महानता की। और उसी महानता को दर्शाने के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक सोनेट लिखी है जिसका टाइटल उन्होंने रखा था शेक्सपियर। बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो ये कंपोज हुई थी 1844 में, पब्लिश हुई 1849 में। उनका जो पोइट्री कलेक्शन था द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स। इस पोएम में उन्होंने शेक्सपियर के जीनियस की बात की है कि किस तरह से उन्होंने मेमोरेबल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, किस तरह से वो लैंग्वेज, बहुत सारे न्यू वर्ड्स। आज भी हम बात बात में कोटेशंस का इस्तेमाल कर देते हैं, चाहे फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, चाहे नीदर बी ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी। बहुत सारे कोटेशंस, लगभग हर प्ले में आपको कोई ना कोई ऐसा कोटेशन मिल जाएगा जिसको आप एज प्रोवर्ब कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही देते हैं अपनी जान पहचान की भाषा में, या जो भी कहिए। तो उसी महानता को एज ए ट्रिब्यूटरी दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस पोएम को कंपोज किया है। हम इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। वो कह रहे हैं कि बाकी अदर्स का बाकी राइटर्स से संबंध है, कि बाकी जो राइटर्स हैं वो सब हमारे, क्वेश्चन का मतलब वैसे सवाल है, लेकिन यहाँ वो पूछ रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग। हम सबको समझ लेते हैं, सारे राइटर्स को समझ लेते हैं। अबाइड का मतलब होता है नियम का पालन करना, या यूं कहिए कि हमारी समझ में सभी राइटर्स आ जाते हैं, लेकिन दाउ आर्ट फ्री, तुम आज़ाद हो, तुम मुक्त हो उन सब चीज़ों से। क्यों? क्योंकि कितनी भी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन अभी भी दुनिया विलियम शेक्सपियर की पर्सनैलिटी को समझने में नाकाम रही है, ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है। वी ask and ask, thou smilest and art still। हम कई बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं, या कई बार हम रिसर्च करते हैं, तमाम पीएचडी थीसिस लिखी जाती हैं, क्या नहीं होता विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी को लेकर, उनके वर्क्स को लेकर के, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। जवाब क्या मिलता है? ऐसा लगता है कि विलियम शेक्सपियर एक स्माइल देते हैं और चुपचाप रहते हैं कि भाई छोड़ दो, मुझे तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे समझ पाने की। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है। आउट टॉपिंग नॉलेज। अब यहाँ नॉलेज का फिर से मतलब है अंडरस्टैंडिंग, कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को टॉप, या यूं कहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर की चीज है। हम कितना भी नॉलेज गेन कर लें उनके बारे में, लेकिन फिर भी वो हम सब उस ज्ञान से परे हैं। विलियम शेक्सपियर की पर्सनैलिटी, उनके वर्क्स, कैरेक्टर्स, ओवरऑल सब कुछ, आप कह सकते हैं ही इज द मोस्ट एल्यूसिव ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही ज्यादा मायावी उनको कहा गया है, क्योंकि अभी तक सारे लोग अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। फॉर द लॉफ्टिएस्ट हिल। अब यहाँ पर तुलना की जा रही है उनकी सबसे ऊंची पहाड़ी से। जो एक नॉवलिस्ट हुए हैं गौथा, उन्होंने बोला है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर की तुलना माउंट ब्लैंक, जो इटली में एक माउंटेन रेंज है, वहां की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लैंक से की है। तो उसी हिसाब से रेफरेंस वहीं का है, कि आप सबसे ऊंची चोटी हो जिसको इंसान सिर्फ दूर से निहार सकता है, उसके ऊपर चोटी पर पहुंच नहीं सकता, देख नहीं सकता कि आखिर है कहाँ, वहां वहां पर क्या छिपा हुआ है। हु टू द स्टार्स अनकवर्स हिज मैजेस्टी। इतनी ऊंची है वो चोटी कि सिर्फ वो अपना पूरा वैभव जो है वो सितारों से ही, सितारों के सामने एक्सप्रेस करती है, या अपने जो सीक्रेट हैं वो चोटी वो सिर्फ सितारों को ही बताती है। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने वैभव को मान के चलिए, हमारे इमोर्टल बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स को ना बता करके यूं कहिए कि वो सीधे सितारों से बात करते हैं। उनका जो वैभव या जो ज्ञान है वो हमारी सोच से, जो मॉर्टल थिंकिंग है उससे कहीं परे है। planting his steadfast footsteps in the sea, making the heaven of heavens his dwelling place। अब वो ऐसी चोटी जो बहुत ऊंची है, सर्वाधिक ऊंची है, लेकिन उसने पैर अपने जमाए हुए हैं समुद्र में, तो ना तो उसकी गहराई पता चल सकती है और ना उसकी ऊंचाई पता चल सकती है। उसका जो ड्वेलिंग प्लेस है, जो रहने की जगह है, वो सितारों के बीच है, या यूं कहिए कि स्वर्ग में है। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस टू द फोइल्ड सर्चिंग ऑफ मोर्टेलिटी। स्पेयर्स का मतलब यहाँ पे शोर्स दिखाते हैं। वो ऊंची जो चोटी है वो हमें सिर्फ इतना दिखाती है, क्या दिखाती है? क्लाउडी बॉर्डर, उसकी किनारी जो कि बादलों से, या धुंध से, मिस्ट से, कोहरे से
ढकी पड़ी है। अब ये क्लाउडी बॉर्डर का मतलब जो तमाम उनके बारे में जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका रेफरेंस है कि उन सब चीज़ों से विलियम शेक्सपियर इतना ज़्यादा घिरे पड़े हैं कि हम सही पता लगा ही नहीं सकते कि आखिर वो हैं क्या? या अपना थोड़ा-सा अंश जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, डीप पर्सनैलिटी, डीप एंड वाइड, मैजेस्टिक, उसका हमें थोड़ा-सा बेस मतलब थोड़ा-सा आधार पता चलता है, साइड पता चलती है, लेकिन चोटी के ऊपर क्या है? वी कांट अंडरस्टैंड, वी कांट सी। और किसको दिखा रहा है वो आधार? टू द फोइल्ड सर्चिंग ऑफ मोर्टलिटी। फोइल्ड सर्चिंग का मतलब डेस्परेट अटेम्प्ट्स, जो हम बार बार तलाश करते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो डेस्परेट हैं, फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं, जिनकी तलाश बार बार हम उनको दोहरा रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए, बट स्टिल वी आर नॉट फुली अवेयर, we are not fully familiar with his personality, with his life, and all the majesty he had in his works और in his life। तो ये उन्होंने एक मैजेस्टी से तुलना की है, और जो गोथा हुए हैं उन्होंने तुलना की है मॉन्ट ब्लांक से। ये उसी के लिए रेफरेंस है। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। वो कहते हैं कि एंड दाउ हु डिड्स स्टार्स एंड सनबीम्स नो। वो कह रहे हैं कि दाऊ ये उनके लिए आ रहा है, तुम्हारे लिए, और तुम हु डिड्स द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, जो कि आप हम लोगों से ज्यादा सितारों की भाषा या सूरज की जो किरणें हैं या जो भी डिवाइन थिंग्स हैं उनको, उनके लिए रेफरेंस है कि उनको जितना अच्छे से आप जानते हो हम लोग नहीं जान सकते। और आप ऐसा जब जानते हो जब आप यहाँ पे कहते हैं कि सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ सिक्योर। जैसे कि बाकी जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे एलिजाबेथन एज के, चाहे वो क्रिस्टोफर मॉर्लो या थॉमस किड, थॉमस नैश और रॉबर्ट ग्रीन जो भी थे, उन सब लोगों ने एक फॉर्मल एजुकेशन गेन की थी, लेकिन जो विलियम शेक्सपियर थे इन्होंने ग्रामर स्कूल में ही एक थोड़ी सी एजुकेशन गेन की। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर यूनिवर्सिटी एजुकेशन या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी पढ़ाई नहीं करी थी। फिर भी उसके बाद सेल्फ स्कूल्ड जो दुनियादारी में अनुभव था उससे उन्होंने अपने आप को सिखाया या खुद सीखे। सेल्फ स्कैंड, खुद ही अपने वो क्रिटिक थे। अपने काम को करने के बाद उसको दोबारा एनालाइज करना, री वैल्यूएट करना कि वास्तव में ठीक है कि नहीं है, तो खुद ही करते थे। सेल्फ ऑनर्ड का सेंस, उन्हें किसी भी सम्मान से मतलब नहीं था। ही वॉज प्योर आर्टिस्ट, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कला से मतलब था। सेल्फ ऑनर्ड, अपना सम्मान खुद करते थे, अपनी कला का सम्मान करते थे, दुनियादारी के सम्मान से मतलब नहीं था, कोई उन्हें रिस्पेक्ट दे या ना दे, ही डजंट केयर। सेल्फ सिक्योर, और अपनी एबिलिटी के प्रति वो निश्चित थे, उनको पता था कि डेफिनेटली जो वो लिख रहे हैं वो अभी नहीं तो कभी दुनिया में फेमस होगा, ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है। तो वो सेल्फ सिक्योर, अपनी एबिलिटी पे भरोसा करने वाले थे, सेल्फ कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं था। ही वॉज प्योर आर्टिस्ट। जो भी प्योर आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिटिसिज्म या रिस्पेक्ट या वैल्यूएशन दूसरों के द्वारा, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट डू देयर वर्क्स ऑनेस्टली एंड विद डेडिकेशन। फिर कह रहे हैं कि डिड्स ट्रेड ऑन अर्थ अनगेज्ड, मतलब वो घूमते तो थे दुनिया में, लेकिन अनगेज्ड, कोई भी उनके बारे में अच्छे से नहीं बता पाया। जैसे अगर बायोग्राफी की बात की जाए तो कहते हैं कि उनके जो प्ले हैं, कुछ लोगों ने तो, कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि उनके प्ले, विलियम शेक्सपियर कोई राइटर ही नहीं थे। वो जो फ्रांसिस बेकन जो थे, जिन्होंने एसेस लिखे हुए हैं काफ़ी, कह रहे हैं कि वो बेकन के लिखे हुए प्ले थे और विलियम शेक्सपियर का नाम दे दिया गया। ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो कहीं न कहीं उनके बारे में जो गेस था, अनुमान थे, वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं। तो अब मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि बेटर सो, ऐसा अच्छा ही रहा। जैसे लोग उनके बारे में उतना नहीं जान पाए, तो ये ठीक ही रहा। किस सेंस में रहा? कि अगर दुनिया जान जाती तो हम उतना अच्छे से उनके कामों को नहीं जानते। अगर नहीं जान पाए तो वो कह रहे हैं कि ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, कि जो भी उन्होंने परेशानियां सही होंगी। अब ये जो इमॉर्टल स्पिरिट जो टर्म है, ये इस्तेमाल हुआ है विलियम शेक्सपियर के लिए कि वो अजर अमर आत्मा थी, जो उन्होंने परेशानियां सही होगी। ऑल वीकनेस विच इम्पेयर्स, और वह सारी परेशानी, सारी कमजोरी, विच इम्पेयर्स, जो कि घातक साबित होती है, नुकसान देती है इंसान के शरीर को, उसकी पर्सनैलिटी को। ऑल ग्रीव्स विच बाउ,
और वो सारे दुःख जिनसे इंसान झुक जाता है या दब जाता है दुःखों के तले, दुःखों के बोझ के तले दब जाता है, ये सारी परेशानियाँ उन्होंने भी उठाई होंगी, सही होंगी। तो उन्होंने दुनिया को नहीं बताई, मतलब ही वाज़ अनगेज्ड, वो गाया नहीं करते थे कि मैं परेशान हूँ अपने बाकी लोगों से। तो उनसे क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो सारी चीज़ों का फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो। ब्रो का मतलब, ब्राउ का मतलब यहाँ पे है माथा, कि जो उनका मन था, मस्तिष्क था, उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी होती गई और वही जो विक्टोरियस ब्राउ का सेंस कि उनके जो माथे मस्तिष्क से जो चीज़ें एक्सप्रेस हुई, वो एक्सप्रेस कहाँ हुई? उनके प्लेस में। कहाँ प्लेस में? जैसे हैमलेट को उन्होंने कितना मेंटल उसमें रखा है, एगोनी में, मैकबेथ, चाहे किंग लियर, चाहे वो ओथेलो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, उन सबको उन्होंने दिखाया कि कैसे-कैसे मेंटल टॉर्चर्स उन लोग सहे हैं। तो यहाँ पर एक रेफ़रेंस, जैसे थॉमस जो हुए हैं, थॉमस कार्लाइल, उन्होंने एक निबंध लिखा हुआ है हीरो एज़ अ पोएट। तो उन्होंने इसमें विलियम शेक्सपियर को ही टोल्ड हिम ग्रेटर दैन इवन डांटे। डांटे से भी ज़्यादा उन्होंने बताया है कि भाई उनसे भी ज़्यादा महान थे इस मामले में, क्योंकि डांटे ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है वास्तव में इतने टॉर्चर्स उनके कैरेक्टर्स ने सहे हैं। अगर उन्होंने खुद नहीं सहे हैं, विलियम शेक्सपियर ने, तो उन्होंने इतना अच्छा लिख कैसे लिया है कि कोई इतना मेंटल टॉर्चर में रह रहा है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ उठा रहा है। तो ये परेशानियाँ उन्होंने खुद भी सही होंगी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लिख कर के गए हैं दुनिया में। तो ये थॉमस कार्लाइल का इवैल्यूएशन था विलियम शेक्सपियर का। उसी का रेफ़रेंस है कि अगर दुनिया उनको जान गई होती या उन्होंने अपने दुःख दुनिया के साथ शेयर कर दिए होते उसी समय, तो शायद हम आज उनके ट्रेजिक प्लेस को नहीं पढ़ रहे होते। तो ये एक तरह से वही रेफ़रेंस है थॉमस कार्लाइल के एसे का। तो ये था सारांश शेक्सपियर का, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी हुई है। उम्मीद है आपको समझ आया है। अगर समझ आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।